यूपी और गुजरात में मौसम कहें गर्मी ज़्यादा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वोटिंग लगातार बहुत तेज़ी से हो रही है। लंबी लंबी कतारें हर पोलिंग बूथ पर नज़र आ रही है और हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है। तेलंगाना के इलाके में आज लोकसभा की सभी 17 सीट और 119 जो विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पर वोटिंग हो रही है और तेलंगाना में 31% वोटिंग 11 बजे तक हो गई। तो ये एक अपने तरीके की नई परिस्थिति है और तेलंगाना में खासतौर से टीएसआर की साख दांव पर है या उसकी मौजूदगी किस रूप में है, इस पर हर किसी की नज़र है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें गुजरात, बिहार, यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर, जहां पर बहुत तेज़ी के साथ, रफ्तार के साथ वोटिंग हुई है। और ये हम आपको दिखाते हुए हम अपने वार रूम में भी चलेंगे अभी कुछ देर बाद, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आलोक मेहता जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक मेहता जी, एक सवाल हर जहन में है, तेलंगाना के भीतर की वोटिंग की रफ्तार बहुत हाई जा रही है। 31% सिर्फ 11 बजे तक हो गया। इस बार का वोटर पिछली बार का ही वोटर है, लेकिन उसके दिमाग में मुद्दा इस बार तेलंगाना है। तो क्या ये माना जाए कि तेलंगाना के भीतर जो वोटरों की मौजूदगी इस बार हो रही है वो बिल्कुल उलट होगी जो 2009 की तुलना में थी, क्योंकि 2009 में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी। किशन जी, ये बात सही है कि शुरू में जिस तरह का उत्साह था और जयपाल रेड्डी जैसे नेताओं पर भी भरोसा किया जाए तो वहाँ सोनिया गांधी को देवी की तरह पूजने लग गए थे लोग तेलंगाना बनाए जाने के मुद्दे पर। लेकिन बाद में जिस तरह के समझौते समीकरण बदले हैं उसमें और जो क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की गिरी है उससे कांग्रेस के लिए ज़्यादा खतरा पैदा हुआ है। वरना ये सच है कि तेलंगाना की मांग पूरी होने पर ज़्यादा उत्साह जरूर है कि हमें अपने राज्य की मांग पूरी हो गई। तो लोगों को अपने अधिकार, हम यदि उसको लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि अच्छा संकेत है यदि उनकी तमन्ना जो मतलब कम से कम 30-40 वर्षों से हम देख रहे हैं, जब ये था कि भाई तेलंगाना बनाया जाए, नरसिंह राव जैसे नेता को तेलंगाना के मुद्दे पर हटना पड़ा था, तब से शुरुआत मतलब कहना चाहिए कि उससे बड़े पैमाने मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी खुद ने उनको हटाया कि वो तेलंगाना को संभाल नहीं पाए। आज इतने तनाव के बाद भी लोगों की इच्छा पूरी हुई और लोगों को लगता है कि हमारा अपना राज्य बना है। और इसलिए विधानसभा की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि तेलंगाना में, और कांग्रेस को यदि ज़्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी उनकी उम्मीद थी उस पर वो सही नहीं आ पाएगा। आज ये हम प्रोडिक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन जनता उनका फैसला कर रही है। उन्होंने दिया, उसके बावजूद केंद्र में जो क्रेडिबिलिटी गिरी है उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। हाई वोटिंग का मतलब क्या है अभय जी, अगर इतनी तेजी से वोटिंग हो रही है? अगर आप तेलंगाना के संदर्भ में पूछ रहे हैं जी, तेलंगाना के संदर्भ, हाँ, तो हाई वोटिंग का वहाँ मतलब है तेलंगाना राज्य के बनने का प्रभाव, और वो सारा का सारा वोट बहुत बड़े पैमाने पर मैं समझता हूँ तेलंगाना राष्ट्र समिति के पक्ष में जा रहा है। और अगर थोड़ा बहुत वोट वहाँ पर जाएगा नहीं तो इसका एक मतलब क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के लिए ठीक इलेक्शन से पहले का ये दाव जो था उल्टा पड़ गया? देखिए, जब आप किसी निर्णय को बहुत ज़्यादा टालते हैं और ऐन मौके पर निर्णय करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी उस चाल की आपकी पोल खुल जाती है। कांग्रेस ने आखिरी मौके पे जो तमाम सारे कानून बनाए, कुछ तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाने की कोशिश की, तेलंगाना वाला मुद्दा कांग्रेस ने हल किया आखिर में, इसका फ़ायदा जैसा वो चाहते हैं उस दिया। जाटों को आरक्षण दिया, तो उसके लाभ जिस तरह से चाहते हैं कि हमें चुनाव में मिलेंगे उस तरह से कांग्रेस को नहीं मिलेंगे लाभ। ये काम अगर वो पहले करते तो दावा कर सकते थे और उनके उस दावे में दम होती, जनता भी, वोटर भी उस तरफ ध्यान देता। ये इस समीकरण के भीतर आलोक जी, हम आपसे जानना चाह, बड़ा हाइपोथेटिकल स्थिति है, लेकिन बावजूद इसके जो परिस्थिति 16 तारीख के बाद बनेगी, टीआरएस और वाईएसआर, जगन रेड्डी, ये कहाँ मूव कर सकते हैं या कहीं मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह के वो है, हमेशा दोनों तरफ विकल्प, जैसे आपने देखा मुलायम सिंह और मायावती के साथ जैसा होता है, यहाँ भी दोनों विकल्प खुले हैं। लेकिन कोशिश यही है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ कांग्रेस के समझौते की चर्चा होती रही। यदि वो समझौता हो जाता तो शायद कांग्रेस और बेहतर स्थिति में होती। और जगन रेड्डी पर जितने गंभीर आरोप है, राहुल गांधी उसके बाद जब उनसे समझौता करने की स्थिति में होंगे तो वो 2019 के लिए भी ज़्यादा मुश्किलें करेंगे। चलिए हम वार रूम लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी श्वेता वहाँ पर मौजूद है। श्वेता, कितने फीसदी वोट कहाँ कहाँ किस किस रूप में हुए हैं, जरा ये बताइए और वार रूम से दर्शकों को परिचय भी कराइए।
बिल्कुल प्रसून जी, आज तक ने खास ये तैयारी की है ताकि अपने दर्शकों को एक एक खबर, एक एक जानकारी वो पहुंचा सके, क्योंकि इस वक्त आपको जैसा कि मालूम है, सुबह से ही हम बता रहे हैं कि 7 राज्यों के 89 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। तो सबसे पहले हम वॉर रूम में एंट्री करते हैं और वॉर रूम जाने के लिए एक तरीका है खास, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। थंब इम्प्रेशन यहाँ पर चाहिए होता है ताकि ये वेरीफाई करें, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो एंट्री हो चुकी है और वॉर रूम में आपको बता दें, इस वक्त तमाम हमारे जितने भी लोग हैं वो डटे हुए हैं अपने अपने एरियाज में, क्योंकि सोशल मीडिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो यहां से हम जानकारी लेंगे। कहां से हमें इमीडिएट जानकारी, हमारे रिपोर्टर्स कहां पर मौजूद हैं वो हमें बताएंगे, इनसे हम जानकारी लेंगे कि अगर हमें तुरंत इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से मिल सकती है। रोहित हमारे साथ हैं, रोहित से हम जानेंगे इस वक्त तेलंगाना का हाल, साथ ही साथ कुछ नए ट्वीट्स आए हैं, सेल्फीज आए हैं और मोदी को लेकर है, इसलिए ये जानना जरूरी होगा, ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ आरसी हैं जो कि हमें इस वक्त अभी तक कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो बताएंगे, और तमाम बाकी और लोग हमारे साथ वॉर रूम में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं वॉर रूम में लगातार हर 1 मिनट की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास जारी है सुबह से ही। तो सबसे पहले चलते हैं आरसी के पास। आरसी, ये बता दीजिए, 12:04 इस वक्त हो रहे हैं, क्या इस वक्त प्रतिशत बताए जा रहे हैं, कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? श्वेता, अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो पश्चिम बंगाल अभी टॉप पर है। 11 बजे तक 44% तक वहां पर मतदान हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो गुजरात जिस पर सबकी नजर है, 26 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। नरेंद्र मोदी आज खुद गए थे वोट डालने के लिए, खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर अभी मतदान बहुत फीका है। आप शुरुआती दौर में देख लीजिए तो अभी 18% सिर्फ मतदान हुआ है। और वहां पर जो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले केशुभाई पटेल सामने आए और उन्होंने, जो धुर विरोधी कहा जाए, उनके एक ज़माने में नरेंद्र मोदी के गुरु हुआ करते थे और बाद में राजनीतिक प्रतिद्वंदी हुए, लेकिन अभी भी उन्होंने बोला है कि मोदी की लहर चल रही है और मोदी की सरकार बन सकती है। और मोदी ने जो कुछ किया है यहाँ पर गुजरात में, जिस तरह से सरकार चलाई, हैट्रिक लगाया, उसका फायदा उनको केंद्र में होगा। तो ये मोदी के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि केशुभाई पटेल का कहना कि उनकी सरकार बनने वाली है और वो उनकी लहर चल रही है। उसके अलावा रायबरेली में, जिस पर सबकी नजर है, सोनिया गांधी, 22% वहां पर अभी तक मतदान हुआ है। ये दिन के 11 बजे तक की बात बता रहा हूँ, 11 बजे रायबरेली। लेकिन रायबरेली में वहां पर राजनीतिक सरगर्मी और गर्मी बहुत तेज है। अभी उमा भारती ने एक बहुत ही तगड़ा कमेंट किया है प्रियंका गांधी पर, उन्होंने तुलना उनकी राखी सावंत से कर दी है। इधर हम आपको बता दें कि गुजरात में जो अभी टेम्परेचर है, वो जो दिन का टेम्परेचर है, तापमान है, वो आप समझिए कि 38 डिग्री अभी तक पहुंच गया है। तो शायद ये वजह भी है क्योंकि दिन में वहां पे बहुत गर्मी होती है, तो हो सकता है कि शाम को मतदाता। पंजाब के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? पंजाब में अभी जो शुरुआत, पूरा पंजाब में भी इस समय वोट पड़ रहा है। पंजाब का जो अभी शुरुआती मतदान है, 10 बजे तक का हमारे पास आया हुआ है आंकड़ा, वो है 14%। 14% के आसपास वहां वोट पड़ चुका है। और उत्तर प्रदेश में अगर ओवरऑल की बात करें तो वहां सुबह 10 बजे तक वहां पर 12% मतदान हुआ था। बिहार की बात करें तो बिहार में 19% मतदान हुआ था। बंगाल में लेकिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर 44% अब तक सबसे ज्यादा जो टॉप कर रहा है वो है पश्चिम बंगाल, वहां पर 9 सीटों पर चुनाव। बिल्कुल, तो ये तो प्रतिशत की बात होगी कि कहां पर कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है। लेकिन अब हम जान लेते हैं, सोशल मीडिया की जानकारी ले लेते हैं। ये बताइए कि सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए श्रोता, ये सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि लोग वोट डालने में कितना उत्साहित है। हम लोग सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरह से लोग वोट डालने के बाद अपना सेल्फी उठा के और दिखा रहे हैं, और सब यही पोस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का सेल्फी नहीं, और मोदी जी का भी अगर हम सेल्फी देखना चाहते हैं, हम लोग मोदी जी का अगर, यानी कि वोटर्स में भी खासा जोश है, वो दिख रहा है हर तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोदी जी कैसे अपना ट्वीट अकाउंट में सेल्फी करके उन्होंने तुरंत उसको अपलोड कर दिया और पब्लिक के देखने के लिए। ये है मोदी जी का सेल्फी जो सुबह से हम लोग है, और इस सेल्फी को लेकर काफी सुबह से सरगर्मी है लोगों के अंदर। काफी एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हो चुका है कि मोदी जी आज जो पोलिंग का डेट में उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सेल्फी उठाया है, उसके लेकर आशुतोष जो आम आदमी पार्टी के हैं वो पहले ट्वीट किया था सोशल मीडिया में। उन्होंने बताया कि ये वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। तो इसको लेकर भी काफी चर्चा चल रहा है ट्विटर में। और एक चीज है जो हम बोलना चाह रहे हैं कि मोदी जी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है आज सुबह से। एक है कंट्रोवर्सी जो कल उन्होंने पालमपुर में जाके
विक्रम बत्रा के बारे में उन्होंने बोला था कि ये दिल मांगे मोर, ये जो कमेंट उन्होंने किया था पालमपुर में, उसको लेकर भी विक्रम बत्रा काफी ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर में आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे विक्रम बत्रा के इशू को लेकर लोग लिख रहे हैं और उन्होंने कह रहे हैं कि विक्रम बत्रा के इशू को लेकर मोदी जी को इसको लेकर वोट में पॉलिटिक्स में उनको डालना नहीं चाहिए था। उसका फादर भी इस पर रिएक्शन दिया है, माँ भी, जो आम हालांकि इस पर नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके मन में बहुत ही इज्जत, बहुत ही सम्मान है इनके लिए। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हम अपने रिपोर्टर्स की बात करें, क्योंकि सुबह से और लगातार 89 सीटों पर मतदान चल रहा है, तो हमारे रिपोर्टर्स कहां पर हैं, ये बताइए कि कहां से हमें इमीडिएट जानकारी पहुंच सकती है और हमारे ओबीज और हमारे रिपोर्टर्स कहां हैं। श्वेता, 8 राज्यों की 89 सीटों पे हम आज मतदान हो रहा है, जिसपे 100 से ज्यादा जो है हमारे वोटर्स लगे हुए हैं। हमारे पास जो है गुजरात में अगर अहमदाबाद के अंदर अशोक सिंघल है, वहाँ पे गोपी वनियार है, और आप गुजरात के अंदर साहिल हैं, कमलेश हैं, ये सब रिपोर्टर हैं। रायबरेली में हमारे पास रिपोर्टर हैं। आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उमा भारती कॉन्स्टिट्यूंसी झांसी से वो लड़ रही है, वहाँ पर अमिताभ है हमारे रिपोर्टर। तो मैक्सिमम जितनी भी की कॉन्स्टिट्यूंसी है या जो की कंटेस्टेंट्स हैं, वहाँ हर जगह हमारे रिपोर्टेड रिप्लाईज हैं। हमारे पास लाइव सोर्सेज हैं, हमारे पास ओबी वैन्स हैं वहाँ पे, यानी कि हम जब चाहें तुरंत इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच सकती है। एनी टाइम आपको जो है मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, वोटिंग परसेंटेज हो, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर अगर कोई इवेंट हो, कोई स्टेटमेंट, कोई तो तुरंत जो है हम लोग फ्लैश कर रहे हैं। तो आप ये सुन रहे होंगे कि सुबह से ही ये खास तैयारी आपके लिए, और ये वॉर रूम जो बनाया गया है, एक बार फिर से आपको हम दिखा दें। आप देख सकते हैं कि लगातार वॉर रूम में हमारे मेंबर्स जो हैं, टीम मेंबर्स लगे हुए हैं सुबह से ही, ताकि आपके पास पल पल की जानकारी मिलती रहे। लगातार आपको हम ट्रेंड्स बता रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा मैप तैयार किया है हमने। ये आप देख सकते हैं कि पूरा कहां पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, किन किन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 7 राज्यों की 89 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। एक भी खबर छूटने ना पाए, ये हम चाहते हैं, और आपको हर एक खबर हम पहुंचाए, ये हम चाहते हैं। रोहित हमारे पास है। रोहित, आंध्र की खासकर इस बार बात करें, उस इलाके में मतदान हो रहा है जो कि चुनाव के बाद एक नया राज्य बनेगा, तेलंगाना बनेगा। सब अपनी जमीन तलाशने की कोशिश। अभी जैसे आरसी बता रहे थे कि बंगाल में 40% से ज्यादा मतदान हुआ कई जगहों पर, तो आपको बता दें कि कुछ तेलंगाना के इलाके में 30% मतदान हो चुका अब तक। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद की, जो कि नई राज्य की राजधानी बनेगी, वहां पर चिरंजीवी गए हैं और उनका वहां पर विवाद हो जाता है वोटिंग के लिए, जो आज की हेडलाइन बनी हुई है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये पहली, इस पूरे इलेक्शन की जो सबसे खास बात रहेगी इस बार तेलंगाना को लेकर के, कि ये पहला राज्य होगा जो कि पहली बार अपने नई सरकार के लिए भी वोट कर रहा है, साथ ही साथ लोकसभा के लिए भी कर रहा है। 2 जून को ये अस्तित्व में आएगा। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जगह है, अगर हम आपको मैप में दिखा सकें, इस इलाके में अगर आप ध्यान देखिएगा, तेलंगाना का ये पूरा इलाका है। इस पूरे इलाके में छत्तीसगढ़ के पास और ये यहाँ पर जो लगा महाराष्ट्र के पास का जो इलाका है, ये पूरा नक्सली बेल्ट से अफेक्टेड है। 90,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की गई इस पूरे इलाके में, ताकि यहाँ पर जो नक्सली बेल्ट है उस पर खासतौर पर मतदान को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सिर्फ शाम 4 बजे तक 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और इसके अलावा 17 सीटें हैं यहाँ पर पूरी लोकसभा की, और 119 राज्य विधानसभा की सीटें हैं। तो दोनों के लिए मतदान हो रहा है। यह भारत में फिलहाल एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर एक साथ दो काम कर रहे हैं मतदाता। स्टेट इलेक्शंस के लिए वोट डाल रहे हैं, साथ ही साथ राज्य के केंद्र के लिए भी वोट डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एक तेलुगु राष्ट्र जो टीआरएस है प्लस बीजेपी और कांग्रेस है, ये तीनों अपनी जमीन तलाश रहे हैं। रोहित, लेकिन ना सिर्फ आंध्र, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प खास करके इसलिए भी है क्योंकि जिन जिन स्टेट्स पे इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रह चुके हैं, दिग्गज जो है, उनकी किस्मत का फैसला आज होना है। उसमें से एक बहुत बड़ा राज्य गुजरात तो है ही, लेकिन पंजाब भी अछूता नहीं है इससे। बिल्कुल सही कह रही है, पंजाब बहुत बड़ा राज्य है। पंजाब की सारी सीटों में अगर देखा जाए मतदान जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, फिलहाल उतनी तेजी नहीं जितनी देश के बाकी इलाकों में है। क्या गर्मी एक वजह हो सकती है या फिर धीरे धीरे की बढ़ोतरी हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अमृतसर का इलाका, जहां और उसके साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेटली साहब की जो लड़ाई हो रही है वो बहुत ज्यादा खास है। अभी तक फिलहाल पंजाब में जो इस पूरे आज इस चरण में सबसे बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में ही आ रहे हैं। बिल्कुल। और प्रसून जी के पास अब हमें चलना होगा क्योंकि आपको जैसा कि हमने बताया, वॉर रूम में हमारी तैयारी पूरे वॉर स्तर पर जारी है और आपने देखा कि किस तरह से हमारे टीम मेंबर्स लगातार लगे हुए हैं आपको पल पल की जानकारी देने के लिए। चलते हैं अब सीधे प्रसून जी के पास कुछ और जानकारी के लिए। प्रसून जी, चलिए, युद्ध रूम से हम लोग बाहर निकले हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी कहते हैं ये चुनाव युद्ध नहीं है, इसकी नींव तो पड़ चुकी है, शिलान्यास हो चुका है, सरकार बन रही है। अब सवाल मजबूती के साथ कैसे आ जाए, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आलोक मेहता जी, गुजरात
कि हम एक नई परिस्थिति आपको सुनवाएं उससे पहले क्या अभी हमने कुछ देर पहले प्रवीण तोगड़िया का जिक्र कर दिया। प्रवीण तोगड़िया का कहना था इस रेस में किसी के पास विजन नहीं है। अभय जी ने संकेत दिए कि वो सीधे तौर पर मोदी पर निशाना साध रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी का ये कद बिखरे हुए जो पटेल हों, केशुभाई हों या जो भी बिखरे थे वो सबको एकजुट कर देगा जब नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर निकलकर दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गुजरात का सवाल है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भाजपा के संघ के एक छत्र नेता हैं। प्रवीण तोगड़िया जैसे कहते हैं बीच बीच में टांग मार देना वाली स्थिति में रहते हैं और उनका खुद का विज़न बहुत कमज़ोर है। जैसे कि दृष्टि जो है वो इतनी संकीर्ण है और इसलिए मुझे लगता है कि वो अकेले किनारे पड़ करके, जैसे एक समय आप याद करें बलराज मधो किनारे हो गए थे, कुछ जो बहुत ही इस तरह के एक्सट्रीम कट्टरपंथी हैं वो एक अपना एक जगह बनाए हुए, उनको कोई विशुद्ध परिषद निकाल के तो नहीं फेंक सकती। और मुझे लगता है कि जैसे आतंकवादियों में गुट अलग अलग बन जाता है ना डाकुओं में, तो कुछ उस तरह की गतिविधि वो प्रवीण तोगड़िया करते हैं। नहीं, ये आपने अच्छा जिक्र किया। अभय जी यहाँ पर लेकिन एक कमेंट चाहेंगे, क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी के भीतर वहाँ पर एक छत्र स्थिति मोदी की मौजूदगी से अगर रही तो अब वहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है जो इस तरीके से कद्दावर हो, और ये परिस्थितियाँ गुजरात में आने वाले दौर में अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली की तरफ बढ़ चुके होंगे तब? भाई, अगर खुदा नखास्ता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुद किसी के माथे पर वहाँ गुजरात में तिलक करना होगा। वो खुद अपना उनकी जो हैसियत है भाजपा के अंदर, वो उन्हें ये मौका देगी कि वो अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुने। और 2-3 लोगों के नाम उसके लिए चल रहे हैं। उस स्थिति में वो नाम जो भी है, उस स्थिति में केशु भाई खुद को कहाँ देख रहे होंगे? देखिए, केशु भाई पटेल तो नेपथ्य में जा चुके हैं। नेपथ्य में जा चुके हैं। नेपथ्य में जा चुके हैं। और जो पटेलों वाली बात आपने कही उसके मामले में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। पटेल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हुए हैं। उनके अंदर कोई नाराजगी भले हो, कोई हो, लेकिन पटेलों ने पिछले 30 साल से लगातार मुतवातिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है।